तो वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस अगेन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी सिलेबस वाइज ही कराऊंगा, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किन कारणों से मैं आपको इसकी तैयारी दोस्तों मूल रूप से डिटेल और एमसीक्यू के साथ नहीं करवा पाया, कंसेप्ट आपके बीच में नहीं रख पाया। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है, मैं आपके बीच प्रैक्टिस सेट्स लेकर के आ रहा हूं और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो इस तरह से तैयार किया गया है कि सभी चैप्टर को इसमें समाहित किया गया है और जहां पर डिटेल की आवश्यकता है वहां डिटेल भी आपको दिया गया है। इसी क्रम में आज मैं शुरुआत कर रहा हूं प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 डीएलएड सिलेबस का। टॉपिक है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि 75 क्वेश्चंस आपके आएंगे डीएलएड सिलेबस से आपके एग्जामिनेशन में और 75 क्वेश्चन आपको जीएस सिलेबस से आएंगे। आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं वो डीएलएड सिलेबस का लेकर के आया हूं। तो दोस्तों डीएलएड सिलेबस का आज जो 75 क्वेश्चन है आपके बीच, वो यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 4 तक में जो चैप्टर है सृजनात्मकता, दोस्तों वहां तक मैं सारे क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया। जहां जरूरत है वहां पर मैं कंसेप्ट के साथ आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको हिमांशु क्लासेस की तरफ से दिया जा रहा है। दोस्तों जब शुरुआत में मैं आपको इसकी तैयारी करवाया था तो पूरे चैप्टर को कंसेप्ट वाइज और एमसीक्यू के साथ आपके बीच में रखा था। आज मैं एक बार फिर से, चूंकि अभी कम से कम देखा जाए तो 24-25 डेज बाकी है एग्जामिनेशन में, इस आधार से दोस्तों आपके सामने अगर मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के इस तरह से उपस्थित होते रहूंगा तो आपके लिए ये रामबाण होने जा रहा है। तो अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी जो कंटेस्टेंट हैं प्रधान शिक्षक परीक्षा का उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैं पहले आपको बता दूं कि शुरुआत में बच्चे तथा बचपन यूनिट 1 से शुरू कर रहा हूं, जिसका पहला टॉपिक आप जानते होंगे बच्चे तथा बचपन है और उसी से क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो मानव विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है, कौन सी मानी गई? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों जो सही जवाब जो है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था। यानी मानव विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो कौन है? बाल्यावस्था है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 क्या है, तो किस मनोवैज्ञानिक ने बचपन को जीवन का अनोखा काल माना है? दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन मैं आज ही आपको ये बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मनोवैज्ञानिक ने बचपन को जीवन का अनोखा काल माना है? जिन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोल एवं ब्रूस या सिगमंड फ्रायड? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कोल एवं ब्रूस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जितने भी मैं आपको बता रहा हूं ना वो सभी आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। एक भी क्वेश्चन मैं इस तरह का आपके बीच में नहीं रखूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने की संभावना हो, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर देखता हूं और उस पूरे चैप्टर को
ध्यान में रख करके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं अथवा पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चन को मैं आपके बीच में रखूंगा और रख रहा हूं और पहले भी रखते आया हूं। दोस्तों, सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपने ऑप्शन देख लिया है, तो सही जवाब मैं आपको यहां पर बता दूं, ऑप्शन नंबर बी होगा, फिलिप एरिस। क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शिक्षा का अधिकार देश में कब लागू हुआ है? शिक्षा का अधिकार देश में कब लागू हुआ? अप्रैल 2010, अप्रैल 2009, अप्रैल 2011 या अप्रैल 2012? तो सही जवाब है अप्रैल 2010, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिक्षा जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें, ऑप्शन यहां पर देख लीजिए, निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करती है, दर्शन से संबंध बनाए बिना शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम रीति से चल सकती है, ऑप्शन सी है विकास की गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये ऑप्शन डी है कि जीवन के लिए आवश्यक ही नहीं है शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अब इतने ऑप्शन देखने के बाद जो आपको सही जवाब नजर आया वो कौन आया होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? तो शिक्षा जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें। तो 6 कथन है दोस्तों, और कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। और क्वेश्चन क्या है? तो शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। उक्त कथन किसका है? कांट, सुकरात, मैकेंजी या जे कृष्णमूर्ति? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, कांट। यहां पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल मैंने आपके लिए यहां पर सेट किया है वो एक चैप्टर से ही उठा करके 4 से 5 क्वेश्चन रखा है, ताकि आपकी तैयारी इस तरह से हो सके कि अगर आप एक चैप्टर को ध्यान से देखें तो उससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किन उद्देश्यों की पूर्ति संभव है? विद्यार्थी को जानना, सीखने के लिए उचित वातावरण का निर्माण, स्वयं को समझने में सहायक, ऑप्शन डी है मार्गदर्शन एवं निर्देशन में सहायक। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जिन उद्देश्यों की पूर्ति संभव है उसमें ऑप्शन ए आप जो देख रहे हैं, विद्यार्थी को जानना, सीखने के लिए उचित वातावरण का निर्माण, स्वयं को समझने में सहायक और मार्गदर्शन एवं निर्देशन में सहायक। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, यानी जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ई है, एक से अधिक। देखिए क्वेश्चन का जो स्तर है धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको उसका लेवल बहुत सामान्य लेकर के चल रहा हूं, इसलिए, और जो भी आपके सामने क्वेश्चन मैं रख रहा हूं वो आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में ले करके रख रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्यालय का प्रमुख कार्य नहीं है। तो देखिए, विद्यालय का जो प्रमुख कार्य है पहले वो आप जान लीजिए। नैतिक विकास है, शारीरिक विकास है, चारित्रिक विकास भी है, हिंसात्मक विकास नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब होगा इसका, इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, उक्त विचार किनका है? ध्यान पूर्वक पढ़ें क्वेश्चन। विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, ये कथन किसका है? रॉस महोदय, जॉन डीवी, एडम स्मिथ या क्लार्क हल? तो जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन डीवी का ये कथन है, ये विचार है कि विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। गांधी जी के अनुसार किस अवस्था के बालकों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, आज के परिदृश्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन गांधी जी के अनुसार किस अवस्था के बालकों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए? इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? महात्मा गांधी के निम्न में से कौन सी रचना नहीं है?
आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि कौन सी रचना नहीं है या कौन सी रचना है, तो महात्मा गांधी की रचनाओं पर आपको ध्यान रखना अनिवार्य है और इसीलिए मैंने इस प्रश्न को इसमें समाहित किया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस सेशन को, ताकि बाकी जो शिक्षक हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो महात्मा गांधी के निम्न में से कौन सी रचना नहीं है? पहले जो है ऑप्शन ए सत्य के साथ प्रयोग, आप जानते हैं इसका नाम एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ। दूसरा है हिंद स्वराज। ऑप्शन सी है हरिजन जो एक पत्रिका है। ऑप्शन डी है सर्वोदय। तो दोस्तों महात्मा गांधी की कौन सी रचना नहीं है? तो मैं आपको बता दूं ये चारों रचना महात्मा गांधी की ही है। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए डीएलएड सिलेबस में आपको जो पढ़ना है वो महात्मा गांधी का हिंद स्वराज पुस्तक के बारे में पूरी जानकारी अर्जित करना है। और मैंने क्या किया है, एक ऐसा प्रश्न बनाया है जो पूरे तरह से आपको हिंद स्वराज की संपूर्ण जानकारी दे देता है। इस प्रश्न के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हिंद स्वराज पुस्तक के बारे में कौन से कथन सत्य है इसमें से? देखिए ये गांधी द्वारा 1909 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू करने से पहले लिखी गई एक किताब है। वहीं ऑप्शन बी है कि यह पाठक और संपादक के बीच संवाद के रूप में लिखा गया है। और ऑप्शन सी है कि इस पुस्तक में महात्मा गांधी व्यक्ति और समाज के लिए एक अच्छे जीवन की अवधारणा तैयार करते हैं। ऑप्शन डी है ये भारत में औपनिवेशिक राज के खिलाफ गांधी के लंबे संघर्ष के अनुभव का परिणाम नहीं था। तो देख लीजिए बहुत जगह पर यह प्रश्न आता है जिसमें ये ऑप्शन आ जाएगा आपको कि परिणाम था, तो वहां पर तो ऑप्शन डी गलत होगा, लेकिन यहां मैंने क्या रखा है, परिणाम नहीं था। तो ऑप्शन ए बी सी डी ये चारों सत्य कथन है, यानी ऑप्शन ई जो है वो सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी देख लीजिए कि वह पाठक और संपादक के बीच के रूप में लिखा गया है हिंद स्वराज। तो यहाँ पर पाठक और संपादक दोनों महात्मा गांधी ही हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है इसको मैं आपको बता देता हूँ। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था? 1935, 36, 37 या 1938? तो सही जवाब ऑप्शन सी है, वर्ष 1937। अब हम लोग गिजुभाई वधेका से प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो गिजुभाई वधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को कहाँ हुआ था? अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पर मिल गया कि गिजुभाई वधेका का जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1885 को हुआ था। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि गिजुभाई वधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं कि गिजुभाई वधेका के व्यक्तित्व को किस पुस्तक ने काफी प्रभावित किया? वॉर एंड पीस, हिंद स्वराज, बाल पोथी, मॉन्टेसरी मदर? आप जानते हैं गिजुभाई वधेका महात्मा गांधी से भी बहुत प्रभावित हुए थे, ये भी आपको मैं बता देता हूं। और इन महात्मा गांधी का इसमें दो पुस्तक है, हिंद स्वराज और बाल पोथी। बाल पोथी भी महात्मा गांधी का ही दिया हुआ बच्चों के लिए समर्पित एक पुस्तक है। तो वॉर एंड पीस, हिंद स्वराज, बाल पोथी या मॉन्टेसरी मदर? तो गिजुभाई वधेका के जो व्यक्तित्व था, जो पर्सनालिटी थी, उस पर किस पुस्तक ने काफी असर डाला, किस पुस्तक ने काफी प्रभावित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेसरी मदर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो शीर्षक दीवा स्वप्न नाम से पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा, सिलेबस को देखा होगा, तो जब गिजुभाई वधेका आपने देखा होगा उसमें तो बगल में लिखा होगा दीवा स्वप्न। ये इनका एक एक्सपेरिमेंट बुक है जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने बच्चों के साथ कहानी कह करके बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया, खेल खेल में शिक्षा देने का कार्य किया। ये इस पुस्तक में पूरा वर्णित है किस तरह से ये विद्यालय में जाते हैं, बच्चों के साथ
बातें करते हैं, बच्चों को कहानी सुनाते हैं, गतिविधि करवाते हैं, खेल खेल में शिक्षा देते हैं, और वो किस तरह से सफल होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गीजूबाई बधेका। आपको मैंने कहा था कि जहां डिटेल की आवश्यकता होगी, जहां मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, वो वहां मैं आपको डिटेल भी दूंगा। तो देखिए, पुस्तक दीवा स्वप्न गुजरात के प्रसिद्ध शिक्षाविद गीजूबाई बधेका द्वारा 1932 में लिखी गई थी। ये पहले जो पुस्तक थी गुजराती में प्रकाशित हुई थी, बाद में विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हुई। दोस्तों, यह पुस्तक शिक्षा की रूढ़िवादी संस्कृति को खारिज करने के बारे में है, क्योंकि गीजूबाई बधेका ने हमेशा नवीन शिक्षण दृष्टिकोण का उपयोग करने पर जोर दिया, जिनमें क्या क्या शामिल है। कहानी, अभी मैंने आपको इसका एक परिचय दिया। क्या क्या है? कहानी है, क्रीड़ा और खेल है, बाल केंद्रित शिक्षण है, गतिविधि आधारित शिक्षा है, मानवतावादी और समग्र दृष्टिकोण है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। निम्न विचारकों में से किन्हें संरचनावाद से जोड़ा जा सकता है? ध्यान दीजिए, संरचनावाद से किसे जोड़ा जा सकता है? स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो, गीजूभाई बधेका या जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो सही जवाब यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीजूभाई बधेका। ये पूरा नाम जो गीजूभाई बधेका का जो था वो गिरजा शंकर बधेका था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जन्म अभी हम लोगों ने देखा था 15 नवंबर 1885 चित्तल सौराष्ट्र में हुआ था, और सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में है। अन्य नाम इनका क्या था? गीजूभाई बधेका। मूछ वाली माँ भी बच्चे इन्हें पुकारते थे, मोछाई माँ। उसके बाद बच्चों का गांधी या बाल शिक्षा का सूत्रधार भी इन्हें कहा जाता है। बाल मंदिर की स्थापना इन्होंने 1920 में की, यह भी जानना आपको जरूरी है। अध्यापक मंदिर की स्थापना 1925 में की, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाल कथाएं जो इनका है वो कौन कौन है, मैं आपको यहां बता दूं। आनंदी कौवा, चालाक खरगोश, बुढ़िया और बंदरिया, माँ जाया भाई 100 के 60। भाषा गुजराती भाषा में इन्होंने लिखा। मॉन्टेसरी सम्मेलन जो हुआ उसमें इन्होंने भाग लिया। प्रथम जो भावनगर 1925, दूसरा अहमदाबाद 1928 में हुआ, जिसकी इन्होंने अध्यक्षता भी की। शिक्षा की अनुपम कृति जो इनकी है वो दीवा स्वप्न और प्राथमिक शाला में भाषा। मृत्यु दोस्तों इनकी जो हो जाती है वो 23 जून 1939 को हो जाती है। जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर के विश्वासों के बारे में सही है? देख रहे हैं, मैं आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूं। जो प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किया है वो चैप्टर वाइज किया है। तो आपका यहां ना सिर्फ प्रैक्टिस सेट आप बना रहे हैं, बल्कि आपका चैप्टर भी धीरे धीरे कंप्लीट होते चला जा रहा है। तो एक पंथ कई काज हो रहे हैं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि बाकी भी इससे लाभान्वित हो सके। इसलिए शेयर करने में बिल्कुल भी कोताही न बरतें, लाइक करते हुए आगे बढ़ें। देखिए, कौन सा शिक्षा के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर के विश्वासों के बारे में सही है, यहां पर 3 दिया हुआ है। देखिए, पहला क्या है? निर्देश का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। प्राकृतिक ज्ञान का सबसे समृद्ध स्रोत है। प्रकृति जो है वो ज्ञान का समृद्ध स्रोत है। और तीसरा क्या है? रचनात्मक गतिविधियों को शिक्षा में एक केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। किसको? रचनात्मक गतिविधियों को शिक्षा में एक केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। प्रकृति जो है ज्ञान का सबसे समृद्ध स्रोत है। निर्देश का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो कौन सा सही है? तो दोस्तों, इसमें जो आप देख रहे हैं और जो 1 नंबर है कि निर्देश का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने हमेशा से अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया था। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 और 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके अनुसार पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है?
क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझिए। किसके अनुसार पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है? देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन डीवी। तो जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो मारिया मोंटेसरी एक खाली जगह थी, क्या थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इतालवी चिकित्सक थी, इटालियन। दोस्तों इटालियन डॉक्टर थी ये मारिया मोंटेसरी। ये आपने देखा कि गिजुभाई बधेका जो थे वो मोंटेसरी शिक्षा पद्धति से प्रभावित हुए थे। तो मोंटेसरी नाम किससे संबंधित है ये आप समझ गए होंगे। तो मोंटेसरी नाम यहाँ पर ऑप्शन है पूर्व विद्यालय शिक्षा, विशेष शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व विद्यालय शिक्षा से मोंटेसरी नाम संबंधित है। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक बुक है दोस्तों, सीक्रेट ऑफ द चाइल्डहुड। इस पुस्तक का लेखक का नाम पूछा जा रहा है, मारिया मोंटेसरी, मैकडूगल, क्लार्क हल या प्रोफेसर भाटिया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मारिया मोंटेसरी ने यह पुस्तक लिखी है, सीक्रेट ऑफ द चाइल्डहुड। बिल्कुल याद रखेंगे आप। चलिए थोड़ा मोंटेसरी विधि के बारे में जान लेते हैं। तो शिक्षा की मोंटेसरी प्रणाली बच्चे पर केंद्रित है, क्योंकि यह छात्र के सर्वांगीण विकास को निम्नलिखित द्वारा सुनिश्चित करती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए स्वनिर्देशित गतिविधि, हस्त आधारित गतिविधि को शामिल करके सीखने को मजेदार और बोझ मुक्त बनाना, बच्चे को स्वच्छता और व्यवस्था की अच्छी आदतें सीखने में सक्षम बनाने के लिए अपने स्कूल में कई व्यवहारिक अभ्यास प्रदान करना, विद्यार्थियों को स्वयं की उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके श्रम की गरिमा और आत्मविश्वसनीयता का पाठ पढ़ाना, जीवन के माध्यम से अधिगम, इंद्रिय प्रशिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षा जैसी अवधारणाओं को पेश करना। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से मोंटेसरी शिक्षा पद्धति के प्रमुख शिक्षा उपकरण क्या है? कर्मेंद्रियों की शिक्षा उपकरण, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के उपकरण, भाषा की शिक्षा के उपकरण, गणित के शिक्षा के उपकरण। तो मोंटेसरी शिक्षा पद्धति के जो प्रमुख शिक्षा उपकरण है ऑप्शन ए, बी, सी, डी ये सभी हैं। तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। तो मारिया मोंटेसरी तक पढ़ने के बाद अब हम लोग ज्योतिराव फूले यानी महात्मा ज्योतिराव फूले के प्रश्नों पर ध्यान अंकित करेंगे। तो देखिए महात्मा ज्योतिराव फूले ने कब हंटर कमीशन शिक्षा आयोग को शिक्षा के संबंध में अपनी गवाही दी? देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है हंटर कमीशन और बगल में शिक्षा आयोग। तो हंटर कमीशन दो आया भारत में, एक शिक्षा आयोग के रूप में और एक जलियांवाला बाग कांड का जांच करने हेतु हंटर कमीशन का गठन किया गया था। तो उसका जो ईस्वी था वो 1919 था। लेकिन यहाँ जो हंटर कमीशन जो शिक्षा आयोग आया था जिसके समक्ष महात्मा ज्योतिराव फूले ने अपनी गवाही प्रस्तुत की थी, अपना एक एप्लीकेशन समर्पित किया था, वो कब किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1882 ईस्वी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फूले का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है? अब प्रश्न आपके सामने ये भी आ रहा होगा कि सावित्रीबाई फूले कौन है? तो सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले की पत्नी थी और सबसे पहले इन्होंने इनको शिक्षा दिया था और महिलाओं के लिए जो पहला विद्यालय स्थापित किया था उसमें पढ़ाने के लिए जो सबसे पहले प्रतिनियुक्ति जिनकी की थी वो अपनी पत्नी को सावित्रीबाई फूले, जिनको खुद शिक्षा देकर के शिक्षित किया था, का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। किस क्षेत्र में? अनुसूचित जातियों के उत्थान में, गरीब लोगों का पुनर्वास में, महिलाओं की शिक्षा में या झुग्गी के बच्चों की शिक्षा में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं की शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 26 ज्योतिबा फूले से ही रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई, इसको कर लें तो इसमें कोई शक नहीं है। हंटर कमीशन को भेजे गए निवेदन में महात्मा ज्योतिबा फूले ने कौन से महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुझाव, आपको पढ़ लेना होगा
और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो पूरी तरह से आपको ये क्लियर भी कर देगा, ये कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना। ऑप्शन बी है किसानों से सरकार जो टैक्स लेती है उसका आधा भाग जो हो वो सरकार केवल प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करे। ऑप्शन सी यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षक प्रशिक्षित और किसान वर्ग के हो, क्योंकि उच्च वर्ग के जो शिक्षक होते थे उनका कहना था कि वो सिर्फ उच्च वर्ग पर ध्यान देते हैं, दबे कुचले किसान और जो अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उन पर ध्यान ये उच्च वर्ग के शिक्षक नहीं लेते हैं। और प्रशिक्षण के बारे में भी उन्होंने विशेष रूप से इंगित किया कि शिक्षक ऐसे हों जो प्रशिक्षित हों और किसान वर्ग के हों। ऑप्शन डी है कि सरकार प्राथमिक वर्ग के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करे एवं सरकार का शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण हो। देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा, सरकार प्राथमिक वर्ग के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि उस समय उन्होंने बात कहा था, और सरकार का शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण हो ये बात भी उन्होंने कही। तो ये ऑप्शन ए बी सी डी सभी सही होगा, यानी इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के शैक्षिक विचार क्या हैं? शिक्षा स्वयं में साध्य नहीं है अपितु जीवन जीने की कला है। ऑप्शन बी है हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर हमारा श्रम ही है और हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए 3 आधार स्तंभ है। किसान जो शरीर को पोषण देता है, कारीगर जो जीवन यापन के साधन बनाता है, और शिक्षक जो आत्मा को ज्ञान प्रदान करता है। ऑप्शन सी है जीवन विशाल समग्र और गतिशील है, इसलिए शिक्षा स्वामी है और राजनीति उसका सेवक। ऑप्शन डी है कि मैंने इस विषय पर वर्षों के चिंतन के बाद यह निष्कर्ष निकाला है, इस दृढ़ विश्वास पर आया हूं कि काम ही प्रभावी शिक्षा का एकमात्र साधन है। तो यहाँ पर भी जो सही जवाब होगा ये चारों होगा, और ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में एक से अधिक, दोस्तों ये इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शिक्षा बालक की मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों के विकास है ताकि उसमें बाह्य जगत से सामंजस्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। उक्त कथन किसका है? महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, रविन्द्रनाथ टैगोर, गिजुभाई वधेका। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन। ध्यान पूर्वक ये कथन पढ़ लेंगे। शिक्षा बालक की मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों के विकास है ताकि उसमें बाह्य जगत में से सामंजस्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मौखिक शिक्षा को महत्व नहीं दिया है, बल्कि करके सीखने, क्रियात्मक ढंग से सीखने, अनुभवों द्वारा सीखने, खोज द्वारा सीखने को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने किसी भी कार्य की सफलतापूर्वक करने के लिए 4 पद माना है। वो कौन से पद इसमें शामिल नहीं है? कार्य योजना बनाना, कार्य योजना को पूरा करने के साधन खोजना, क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन करना। तो दोस्तों ये चारों जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर, कार्य योजना बनाना, कार्य योजना को पूरा करने में साधन खोजना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना, ये सभी पद शामिल हैं। तो जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में कोई नहीं, यानी ये सभी पद इसमें शामिल हैं। अब आ जाइए जय कृष्णमूर्ति के सवालों पर। तो सवाल क्या है बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है जय कृष्णमूर्ति। आप जानते हैं पूरा नाम इनका जिद्दू कृष्णमूर्ति है। शिक्षा का अर्थ क्या है उनके अनुसार? पुस्तकों से अधिगम, तथ्यों को याद करना, मस्तिष्क का विकास करना, प्राकृतिक विविधता का आनंद प्राप्त करना। तो ये सभी इसमें सम्मिलित होंगे, यानी जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। ये क्वेश्चन नंबर 31 पर जय कृष्णमूर्ति के विचारानुसार एक व्यक्ति सफलतापूर्वक जीवन जी सकता है यदि वह कैसा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिद्दू कृष्णमूर्ति से रिलेटेड चैप्टर से है ये क्वेश्चन। प्रतिस्पर्धा में दूसरों को पराजित कर देता है। ऑप्शन बी है चुनौतियों को स्वीकार करता है। ऑप्शन सी है गैर प्रतिस्पर्धी होता है, साहसी एवं बुद्धिमान होता है। तो एक व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी सकता है यदि वह कैसा हो?
गैर प्रतिस्पर्धी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 32 की बात करें तो कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? महामनीषी, तपस्वी, दूसरे बुद्ध या सुकरात? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी ही है, जे कृष्णमूर्ति ही है शिक्षा शिक्षक निबंध के निबंधकार। आ जाइए 34 नंबर क्वेश्चन पर कि जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वो प्रायः लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। तो जे कृष्णमूर्ति के संबंध में जो सही कथन है, जो सही तथ्य है, वो है कि वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी मैं VVI का टैग देना चाहूंगा कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। किस पठित पाठ की उक्ति है? बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। अर्धनारीश्वर, ओ सदा नीरा, सिपाही की माँ या शिक्षा? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि शिक्षा में जॉन डीवी ने खाली जगह किस पर बल दिया है? करके सीखने पर, रटकर सीखने पर, अधिकारवादी शिक्षण विधियों पर, या अनुकरण या प्रतिरूपण? तो सही जवाब ऑप्शन ए है, शिक्षा में जॉन डीवी ने करके सीखने पर बल दिया है। अब आइए जॉन डीवी के बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जॉन डीवी सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी दार्शनिक और 20वीं सदी के पूर्वार्ध की शिक्षा के सबसे प्रभावशाली विचारक थे। तो एक प्रश्न यहाँ भी है कि अमेरिकी दार्शनिक थे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जॉन डीवी कहाँ के निवासी थे, कहाँ के दार्शनिक थे। जॉन डीवी ने एक दर्शन विकसित किया जिसे सिद्धांत और व्यवहार की एकता की मांग नाम दिया गया। उन्होंने एक बौद्धिक और रणनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपने कार्य में एकता का उदाहरण दिया। डीवी के दर्शन शिक्षा ने प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद की और अनुभवात्मक शिक्षा, कार्यात्मक और प्रयोगों के विकास को जन्म दिया। उन्हें अनुभवात्मक शिक्षा का दार्शनिक पिता माना जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उन्हें अनुभवात्मक शिक्षा का दार्शनिक पिता माना जाता है। यह विषय वस्तु और अनुभवों के साथ संलग्न होकर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है। यह एक समूह में कार्य करके और गतिविधि को पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करता है। उन्होंने बच्चों को खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने के लिए बच्चों को आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने पर जोर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाएं कि पुस्तक स्कूल एंड सोसाइटी किसकी रचना है? ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। स्कूल एंड सोसाइटी किसकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति, जॉन डीवी, फ्रोवेल या जॉन मिल्टन? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जॉन डीवी की यह पुस्तक है, यह रचना है स्कूल एंड सोसाइटी। ये अब पाठ्यचर्या से आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पाठ्यचर्या के निर्धारक क्या है? उद्देश्य, विधि, मूल्यांकन। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है बुनियादी जरूरतें, सामाजिक पहलू या सांस्कृतिक कारक। ऑप्शन सी है संरचना, विकास, कार्यान्वयन। ऑप्शन डी है सामान्य प्रक्रियाओं का संचालन। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बुनियादी जरूरतें, सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक कारक पाठ्यचर्या के निर्धारक हैं। अब निर्धारक तो आपने समझ लिया, अब क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या है क्या? तो इसमें जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। पाठ्यचर्या विषय वस्तु, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, अनुभव, गतिविधियां, संबंध, कौशल और व्यवहार है। इन सबको आप नोट करें कि पाठ्यचर्या क्या है। तो विषय वस्तु,
उद्देश्य, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, अनुभव, गतिविधियां, संबंध, कौशल और इन व्यवहार, इन सब का सम्मिलित रूप से जो शब्द है, जो यहाँ पर व्यवस्था है, वो क्या है? पाठ्यचर्या है। अब क्वेश्चन नंबर 40 है कि कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए देख लीजिए, यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, बिल्कुल है। ऑप्शन बी है, यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है, ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत है, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। ये वृत्तिक विकास से संबंधित पाठ्यचर्या नहीं है। पाठ्यचर्या का शिक्षकों के वृत्तिक विकास से कोई लेना देना नहीं है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। प्रश्न को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों के समय अधिगम के अनुभव को शामिल किया गया है, जिसमें उनके द्वारा अध्ययन की जाने वाली विषय वस्तु, उनके द्वारा विकसित किए गए कौशल और वे अधिगम की गतिविधियां शामिल है जिनमें वे संलग्न हैं। पाठ्यचर्या अनिवार्य रूप से अध्ययन का कार्यक्रम है जो यह बताता है कि विद्यार्थियों से क्या सीखने की आशा की जाती है एवं अधिगम के अनुभवों का क्रम और वे शैक्षिक उद्देश्य जिन्हें वो प्राप्त करना चाहते हैं। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम की रूपरेखा के लिए संरचना प्रदान करता है। विषय वस्तु, उद्देश्य, आकलन और शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने वाला निर्देशात्मक विधियों की रूपरेखा तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जिसे तकनीकी वैज्ञानिक पाठ्यचर्या निर्माता पाठ्यचर्या विकसित करते समय विचार करते हैं। तो कौन सा कारक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। विषय वस्तु, अनुक्रमण, प्रौद्योगिकी, छात्र रुचि। ए बी सी सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। छात्र रुचि का ध्यान नहीं रखा जाता, वो कारक नहीं है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि छात्र रुचि जिसे तकनीकी वैज्ञानिक पाठ्यचर्या निर्माण पाठ्यचर्या विकसित करते समय विचार करते हैं, छात्र रुचि का विचार नहीं करते हैं। नंबर 42 पढ़ते हैं हम लोग। यह अवलोकन की पाठ्यक्रम जिसकी उपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह इसकी वकालत करता है। निम्न से किस प्रकार के पाठ्यचर्या से संबंधित है? तो जो ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रत्यक्ष पाठ्यचर्या। क्वेश्चन नंबर 43 पर, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? विद्यालयी ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए, परीक्षा को आसान बनाना, पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि वह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है दोस्तों, जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जो नहीं है वो ऑप्शन सी है, परीक्षा को आसान बनाना। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विचार, पारिवारिक आकांक्षाएं, सामाजिक लक्ष्य, राष्ट्रीय लक्ष्य। सही जवाब होगा कि पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में ऑप्शन ए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विचार शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 पर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय थीम आधारित पाठ्यक्रम का उदाहरण है? ई लर्निंग शिक्षार्थियों पर संवाद परिप्रेक्ष्य के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ऑप्शन बी, अवधारणाओं के स्वरूप संबंधों को खोजने के महत्व पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन सी, अनुशासन में सीखने और कार्य करने के लिए सीखने के तरीकों में परिवर्तन। ऑप्शन डी है, जटिल समस्या या परिदृश्य के साथ जुड़ाव। तो सही जवाब ऑप्शन बी है कि कौन सा विषय आधारित पाठ्यक्रम का उदाहरण है? तो अवधारणाओं के स्वरूप संबंधों को खोजने के महत्व पर जोर देना। नंबर 46 की बात करें तो एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का अधिकार आवश्यक है क्योंकि शिक्षक विषय योग्यता हासिल कर सकता है, शिक्षण कौशल को बढ़ाया जा सकता है, शिक्षक शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त अधिगम रणनीतियों की योजना बना सकता है। ऑप्शन डी है, शिक्षक का व्यावसायिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। तो जो सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर सी है,
शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त अधिगम रणनीतियों की योजना बना सकता है? ऑप्शन सी सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है ये देख लेते हैं। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? तो दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी है, विकासीय विधि। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1879 या 1590 ईस्वी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 ईस्वी में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 49, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? हरलॉक का है, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल या मुनरो का है? तो सही जवाब ऑप्शन ए है, हरलॉक। नंबर 50 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयाम विकास के आयाम की श्रेणी में नहीं है? गत्यात्मक, संवेदी, संज्ञानात्मक या तार्किकता? तो दोस्तों कौन सा आयाम विकास के आयाम की श्रेणी में नहीं है, इसमें थोड़ी जानकारी भी हम लोग ले लेंगे और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तार्किकता। अब चलिए विकासात्मक मनोविज्ञान के संदर्भ में बाल विकास के सामान्य डोमेन में आमतौर पर शामिल है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए जहां पर भी डिटेल की जरूरत है मैं डिटेल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। बाकी आप कमेंट करिएगा आपको और किस तरह का प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड करूं, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट बनाने में लगभग 2 दिन लगते हैं और तब मैं आपके बीच में लेकर के आता हूं। बहुत मेहनत का ये परिणाम है दोस्तों। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सके। देखिए शारीरिक या गत्यात्मक विकास क्या है? तो इसमें बच्चे के पेशीय कौशल का विकास और निखार शामिल है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास में। अब है संज्ञानात्मक विकास, अभी आपने ऑप्शन देखा था। संज्ञानात्मक विकास क्या है? तो सूचना के प्रसंस्करण, वैचारिक संसाधनों माफ कीजिए, अवधारणात्मक कौशल, भाषा सीखने और मस्तिष्क विकास के अन्य पहलुओं से संबंधित है संज्ञानात्मक विकास। सामाजिक और भावनात्मक विकास जो है दूसरों के साथ संतोषजनक संबंध बनाने, खेलने, संवाद करने और दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को सीखने और समझने की क्षमता से संबंधित है। भाषा विकास क्या है? तो इसमें बच्चे की खुद के अभिव्यक्त करने और दूसरों के साथ संवाद करने की क्षमता शामिल है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर ले। इनमें से क्या शामिल होगा? खाली जगह है। सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है। कौन सा सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे भी मैं VVI का दर्जा दूंगा, ये मैं टैग लगाऊंगा इसमें। और देखिए ऑप्शन क्या है? संकेत परिवर्तन, अधिगम, स्कीमा या मानवीय? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, स्कीमा। 52 पर कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं? बुद्धि है, वंशानुक्रम है, संवेगात्मकता है या भौतिक वातावरण है? तो ये जो भी है ये आंतरिक कारण है, बाह्य कारण ऑप्शन डी है, भौतिक वातावरण जो है वो बाल विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक है। क्वेश्चन नंबर 53 पर बात करते हैं। तो अधिगम का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास का स्रोत व्यक्ति के बजाय परिवेश में है? व्यवहारवाद, सहजात्यवाद या संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण या फिर सामाजिक रचनावाद? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सामाजिक रचनावाद। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर कि विकास का क्या तात्पर्य है? प्रायोगिक परिवर्तन, प्रबोधक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, गुणात्मक परिवर्तन है विकास का तात्पर्य। ये क्वेश्चन नंबर 55 पर देखिए, जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूं ना, कोई भी एक दूसरे से कमजोर नहीं है, सभी आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं और इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। आगे भी मैं प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा आपके बीच में जब तक कि मैं 8 यूनिट तक पहुंच न जाऊं। उसके बाद आपका जीएस का अगर आवश्यकता आपकी होगी तब मैं प्रोवाइड करूंगा। तो
क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं कि मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, शैशवावस्था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। स्थूल गत्यात्मक और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के बीच सामंजस्य किसके अंतर्गत होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शारीरिक विकास, नैतिक विकास, स्कूल उम्र के विकास या फिर किशोर विकास? तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा, शारीरिक विकास। आपको स्थूल गत्यात्मक और सूक्ष्म गत्यात्मक के बारे में बताया तो उसकी पूरी जानकारी भी देना मेरा फर्ज है। देखिए, स्थूल गत्यात्मक कौशल बड़ी गतिविधि है जो एक बच्चा अपने हाथ, पैरों, टांगों, अपने पूरे शरीर के साथ करता है, इसलिए रेंगना, दौड़ना, कूदना ये स्थूल गत्यात्मक कौशल है। 6 से 12 महीने की आयु तक शिशु रेंगने, खड़े होने या चलने में सक्षम हो सकते हैं। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल छोटे कार्य हैं। जब एक बच्चा अपनी अंगुली और अंगूठे के बीच चीजों को उठाता है या रेत में अपने पैर की अंगुलियों को छटपटाता है तो वह अपने सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उपयोग करता है। लेकिन यह सिर्फ अंगुलियों और पैरों की अंगुलियों के बीच में नहीं। जब बच्चा अपने ओठ और जीभ का उपयोग स्वाद और महसूस करने के लिए करता है तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उपयोग करता है। अंगुलियों, अंगूठों की मांसपेशियों का विकास शारीरिक क्रियात्मक विकास में अंतिम विकास है दोस्तों, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इसको नोट कीजिएगा। कथन से संबंधित एक और प्रश्न देखते हैं कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, उक्त कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वुडवर्थ, ड्रेवर, जे.एस. रॉस या पीटी यंग? तो सही जवाब ऑप्शन सी है, जे.एस. रॉस। क्वेश्चन नंबर 58 है कि लगाव का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको इसका आंसर मालूम होगा। ऑप्शन डी इसका होगा, जॉन बॉल्बी। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ते हैं कि बॉल्बी के लगाव के चरण क्या हैं? अविवेकी सामाजिक उत्तरदायित्व, जन्म से 2 या 3 महीने तक। ऑप्शन बी है भेदभावपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व, 2 से 3 महीने या से 6 या 7 महीने तक। ऑप्शन सी है सक्रिय निकटता की तलाश वाला व्यवहार, 6 या 7 महीने से 3 साल तक। ऑप्शन डी है लक्ष्य सुधारित साझेदारी यानी 3 साल से वयस्कता तक। तो कौन से चरण हैं जॉन बॉल्बी के इसमें? तो दोस्तों ए, बी, सी, डी सभी हैं। सही जवाब ऑप्शन ई है, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन 60 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है दोस्तों, के विषय में कौन सा विकल्प सही है? वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया, उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया। आप जानते हैं हिंज कौन था? हिंज एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने पत्नी के एक तरफ उसकी मृत्यु होने की स्थिति होती है दवा के अभाव में, दूसरे तरफ वो चोरी करके अगर जाता है तो उसकी पत्नी बच सकती है। तो एक तरफ चोरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर नैतिकता का जो दुविधा है उससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। पूरा इसकी जानकारी भी हम लोग ले लेते हैं। देखिए, एक बच्चे के नैतिक विकास का सिद्धांत 1958 में लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वो 3 अलग अलग स्तरों पर सिद्धांत का वर्णन करते हैं और 3 स्तरों को आगे 6 चरणों में वो वर्गीकृत करते हैं। किस तरह से? ये देखिए, पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष तक, ये पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल लेवल है। इसका 2 भाग उन्होंने रखा, एक दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, और एक दूसरा नंबर इसमें इन्होंने रखा यांत्रिक सापेक्षता उन्मुखता यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने जो 6 चरण में दिया उसमें जो सिद्धांत दिया वो दूसरा है परंपरागत स्तर जो कन्वेंशनल लेवल है 10 से 13 वर्ष। इसका भी 2 भाग उन्होंने रखा, तीसरा चौथा यहाँ पर मैं रख रहा हूं, लड़का लड़की अच्छी लड़की उन्मुखता, गुड बॉय बैड गर्ल, गुड गर्ल की जो स्थिति। उसके बाद कानूनी और व्यवस्था उन्मुखता।
उसके बाद देखिए नंबर 3 है उत्तर परंपरागत स्तर, जो 13 वर्ष से ऊपर तक है। इसमें भी दो भाग है, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं कि लॉरेंस कोहल वर्ष के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, दंड और आज्ञा पालन। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए ये करें मैं भी आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक तर्कना के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सहायक उद्देश्य उन्मुखीकरण के अंतर्गत आएगा। ऊपर मैंने आपको कोहल वर्ग के सभी सिद्धांतों के बारे में बता दिया है, और अगर आपने अच्छी तरह से समझा पढ़ा होगा तो इसका जवाब आपके एकदम मुंह पर होगा। देखिए कैसे किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। देखिए क्या है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये किस पर आधारित है, किन सोपान पर के अंतर्गत ये आएगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन। देखिए 64 क्वेश्चन है कि पियाजे के नैतिक विकास के अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पूर्व नैतिक 0 से 5 वर्ष, नैतिक यथार्थवाद 5 से 10 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये दोनों होगा, पूर्व नैतिक 0 से 5 वर्ष और नैतिक यथार्थवाद 5 से 10 वर्ष, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा। पियाजे के जो नैतिक विकास के सिद्धांत है उसको मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। पियाजे ने पाया कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनमें नियमों, नैतिक निर्णयों और सजा के विचार में बदलाव आता जाता है। उन्होंने नैतिक विकास की दो अवस्थाएं दी हैं, नैतिक यथार्थवाद जिसे विषम वास्तविकता के नाम से भी जानते हैं, और इसका एज उन्होंने निर्धारित किया 5 से 10 वर्ष। छोटे बच्चों के सोच उनके कार्यों के परिणामी और इन कार्यों के उन्हें प्रभावित करने के तरीके पर आधारित होती है। किसी व्यवहार को ना अच्छे या बुरे रूप में केवल परिणामों के संदर्भ में आंका जाता है। इस अवस्था में यानी नैतिक यथार्थवाद, विषम वास्तविकता जो 5 से 10 वर्ष के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है नैतिक सापेक्षता, स्वायत्ता नैतिकता। ये दोनों इसे आप कह सकते हैं 10 वर्ष या उससे अधिक के बच्चों में होते हैं। वे महसूस करते हैं कि नियम सामाजिक रूप से सहमत दिशा निर्देश है जो समूह के सभी सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए परिकल्पित और समायोज्य किए गए हैं। पियाजे ने बताया कि 5 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा होता है वो किसी भी प्रकार की नैतिकता उसमें नहीं होती और इसे पूर्व नैतिक कहते हैं। 65 की बात करें कि जिन पियाजे द्वारा दिए गए नैतिक विकास चरण विषम लैंगिक पारस्परिकता के लिए आयु वर्ग क्या रखा है? तो दोस्तों विषम लैंगिक पारस्परिक के लिए जो आयु वर्ग निर्धारित किया है जिन पियाजे ने, वो ऑप्शन नंबर डी है 9 से 13 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो विद्यार्थियों को निम्न अवसर प्रदान करके कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ाना संभव है। अब क्वेश्चन सृजनात्मकता से आ गया दोस्तों। अब इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आप पढ़ लिए कि विद्यार्थियों को निम्न अवसर प्रदान करके कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ाना संभव है। कौन से वो अवसर है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करने के अवसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 67। प्रेम किसी भी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? रचनात्मकता, अधिगम, असहायपन, आत्मकेंद्रीयता या सामान्यता? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रचनात्मकता। नंबर 68 है कि सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां, सामाजिक सुगमता, ज्ञान, ये तीनों होंगे।
और इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 69 VVI है दोस्तों। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे समझ से जरूर आपसे पूछा जाएगा कि सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण क्या है। अब सारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण या अभिसारी चिंतन। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अब सारी चिंतन है सृजनात्मकता, कई बार पूछा गया है और इसकी आने की प्रबल संभावना है। अब क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करने के। 71 क्वेश्चन, पहले आप इसको VVI कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सृजनात्मकता और बुद्धि के बारे में कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है, सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच संबंध सकारात्मक है। दूसरा है, बुद्धि सृजनात्मकता को सुनिश्चित नहीं करती। ऑप्शन 3 है कि सृजनात्मकता परीक्षणों में अब सारी सोच शामिल होती है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, जबकि बुद्धि परीक्षणों में अभी सारी सोच शामिल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो इनमें से कौन से कथन सही है, मैं आपको बता दूं 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सही है और इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है, क्या कहलाती है। दोस्तों इसका सीधा आंसर आप जान लीजिए, ऑप्शन ए होगा, सृजनात्मकता। नंबर 73 है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है। दोस्तों हम लोगों ने बहुत इसके बारे में पढ़ लिया और इसका सही जवाब आप तुरंत लगा लेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उनके मौलिक चिंतन करने के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 74 है, रचनात्मकता क्या है। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, समस्याओं के मूल और भिन्न समाधान को पहचानने या तैयार करने की क्षमता रचनात्मकता है। क्वेश्चन नंबर 75, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व यानी लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पार्श्व यानी लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। कौन सा, सृजनात्मक शिक्षार्थी। दोस्तों हेड टीचर एग्जाम 2024 का DLED सिलेबस के अंतर्गत आज मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपके बीच में प्रस्तुत किया। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इसमें यूनिट 1 से लेकर के दोस्तों यूनिट 4 के सृजनात्मकता तक के चैप्टर को मैंने आपके बीच में आज रखा है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के तहत। और जैसा कि आप जानते हैं सभी आपको हिमांशु क्लासेस की तरफ से प्रदान किए जा रहे हैं। तो इसलिए चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी भी जो शिक्षक हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो अक्सर आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।